मुझे कल एक ऐसी घटना हुई, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए अभी जो मुद्दा चल रहा है कश्मीर वाला। वो ये समझने के लिए कि एक सिविल सर्वेंट होने के नाते आपकी भविष्य में क्या जिम्मेदारी होगी। कल को आप एक जिला संभालेंगे, राज्य संभालेंगे, देश संभालेंगे, और देश संभालते हुए आपके हाथ से छोटी सी गलती हो गई तो बहुत भारी पड़ेगा पूरे देश को। इसलिए हमारा होश दुरुस्त रहे, जोश कंट्रोल में रहे, दिमाग ठीक से काम करता हो, ये बहुत जरूरी है। जब भी ऐसा हो तो पहले सोच के देखिए कि कौन है जिसने ये किया होगा। और समझदारी का मूल लक्षण पता है क्या है? आप चीजों को अलग कर पाते हैं, चीजों को मिला के एक नहीं करते हैं। जो चीजें अलग अलग हैं उनको अलग अलग करके देख पाने की क्षमता आपके अंदर है। ये किसने किया होगा, कौन होगा? और इसका सबसे सिंपल तरीका समझने का क्या होता है? जिसको इससे फायदा होगा उसने किया होगा। अभी एक पर्सपेक्टिव ये चल रहा है कि पाकिस्तान ने किया है, कुछ लोग ये पर्सपेक्टिव बना रहे हैं कि सारे मुसलमानों ने मिलकर ऐसा किया है, मुसलमान लोग चाहते हैं कि हिंदुओं को मार दिया जाए। और जो इमोशनल लोग हैं बहुत ज्यादा, उनको भड़काना सबसे आसान काम दुनिया में होता है। अगर हम दो ऑप्शन लेके चलें, एक लेके चलें कश्मीर के मुसलमान, एक लेके चलें पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान को एक कह रहा हूं, पाकिस्तान भी एक नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी अलग है, पाकिस्तान की सरकार अलग है, पाकिस्तान की जनता अलग है। कश्मीर के मुसलमानों को ऐसा करने से क्या फायदा होगा? फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। इतने सालों की दहशतगर्दी के बाद 1980 के दशक के अंत में जो माहौल बिगड़ा, तब से बिगड़ा ही हुआ था। 2019 के बाद जब 370 को एब्रोगेट किया गया, तब भी कहा गया कि माहौल बिगड़ेगा, पर माहौल लगभग स्थिर रहा, संभल गया। पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट जो गए उनकी संख्या 22 लाख से 25 लाख थी, और पिछले साल 2.5 करोड़ की संख्या थी। 10 टाइम्स बढ़ोतरी हुई वहां के पर्यटन में। और वहां का मुख्य उद्योग तो वही है, पर्यटन ही, टूरिज्म है। वहां का टूरिज्म बढ़ने से क्या हो रहा है? वहां के लोग खुशहाल है। पर जिस देश से आपको रोज रोजी रोटी मिल रही हो, आप चाहेंगे कि उस देश के साथ आपका संबंध अच्छा रहे। कोई भी चाहेगा। पेट भरा रहेगा तो आप सब बातें कर सकते हैं, पेट ही खाली होगा तो क्या बात करेंगे? और ऐसी रिपोर्ट्स में 3-4 दिन से पढ़ रहा हूँ कि जो बेरोजगार युवक वहां पर पाकिस्तान के आतंकवादियों को बॉर्डर क्रॉस करवा के कश्मीर के अंदर लेके आते थे, उनमें से एक भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन सबको रोजगार मिल गया है। उनको उस काम के लिए मिलता था 5,000 रुपए, आजकल वो हर महीने 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं, केवल टूरिज्म की वजह से। जितने होटल थे सब भर जाते हैं, अब क्या करें, लौटाएं कैसे? तो वहां के लोगों ने अपने घरों में एक एक कमरा निकाल दिया टूरिज्म के लिए, गांवों तक में निकाल दिया कि सस्ते में हो जाएगा, थोड़ा दूर जाके रहेंगे गांव में, घर के अंदर लोग रखते हैं कि टूरिज्म का डेवलपमेंट होता रहे। और जिस चीज से पूरे राज्य की इकोनॉमी चल रही है, कोई अपने पेट पे लात क्यों मारे? इस बात से दिक्कत किसको हो सकती है? कश्मीरी मुसलमानों को दिक्कत है नहीं। ये हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग किसी के बहकावे में आए होंगे, ये हो सकता है, क्योंकि लोकल सपोर्ट के बिना इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता, ये बात भी सही है। तो मेरी पहली बात है, समझने का तरीका यह है कि कश्मीर का सामान्य मुसलमान, 2-4 अपवादों की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो लोकल सपोर्ट कर रहे होंगे, सामान्य मुसलमान ये नहीं चाहता होगा, क्योंकि उसका तो रोजगार बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है, वो ऐसा क्यों चाहेगा? तो कौन चाह सकता है? इतना दुरुस्त हमला है, इतनी तैयारी के साथ हमला है, कोई रैंडम व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति रैंडमली जाए मार दे? भाई जिनके सिर पे कैमरे लगे हुए हैं और जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं ऑन द स्पॉट और भेज रहे हैं अपनी आकाओं को, और जो इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी बंदूकें आराम से संभाल पा रहे हैं, जो किसी से पूछ रहे हैं तुम्हारा धर्म कौन सा, हिंदू, सीधे मार दिया सिर पे। इतने ठंडे खून के साथ किलिंग करना मजाक नहीं होता है। कभी आप आईपीएस बनेंगे, पहली बार किसी को मारना पड़ गया ना, कई दिन नींद नहीं आती उसके बाद। जो इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर करता है, इसका मतलब वेल ट्रेन्ड व्यक्ति है, उसको ट्रेनिंग कहां से मिली होगी? तो ट्रेनिंग कौन देगा? सीधी सी बात है, पाकिस्तान से मिली होगी। अब ये मान के चलेंगे। पाकिस्तान को क्या दिक्कत है? पाकिस्तान की जनता को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। जनता में कुछ मूर्ख हर देश में होते हैं, हमारे देश में भी, उनके देश में भी है, जो बिना बात के बिल बिलाते रहते हैं, भारत को बर्बाद कर दो, यहाँ भी पाकिस्तान बर्बाद कर दो, पाकिस्तान को खत्म कर। अरे खत्म करके वो लोग कहाँ जाएंगे? कहीं तो रहेंगे ना भाई। यहाँ आ गए तो और तबाह हो जाओगे आप। अच्छा वहां पर है। क्या पाकिस्तान की सरकार को दिक्कत है? हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से फिलहाल जिसको दिक्कत है वो वहां की आर्मी है। और आर्मी को क्यों दिक्कत है? सिंपल है, समझिए क्यों दिक्कत है। आप तो आईआर भी पढ़ेंगे, सिक्योरिटी पढ़ेंगे, ये सब आपके पाठ्यक्रम की चीजें हैं। क्यों दिक्कत है? एक तो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की स्थिति में जा चुका है, कटोरा लेके दुनिया भर में भीख मांगता है, पैसे नहीं है। जहां आटा 600 रुपए किलो हो चुका हो और हालत खराब होती जा रही हो, आम पाकिस्तानी के पास खाने पीने के पैसे नहीं। और जब खाने पीने के पैसे ना हो तो उस देश में गृह युद्ध भड़कना बहुत आसान होता है। सिविल वॉर न भड़के तो लोगों को इमोशनली फूल बनाना बहुत जरूरी होता है। तो जब जब किसी देश में जनता परेशान होती है, शासकों की कोशिश होती है कि किसी मामले में उलझा दो। और जब भी युद्ध का मौसम बने, हो सकता है कि किसी देश में इलेक्शन होने वाले। एक शायर ने बड़ी खूब पंक्ति कही है, सुनिए आपने पंक्ति वो वाली। तो उन्होंने कहा, सरहदों पर तनाव है, पता करो क्या देश में चुनाव है। क्योंकि लोगों को इमोशनल बना देंगे, चुनाव होगा, उसका फायदा मिल जाएगा। इस समय पाकिस्तान की सरकार क्राइसिस में है, तो पाकिस्तान की सरकार को
चुनाव हो या ना हो, जनता का ध्यान भटकाने की जरूरत है, इसलिए वैसा कर सकते हैं। फिर कुछ दिन पहले वहां पर एक घटना हुई बलूचिस्तान को लेकर। पाकिस्तान पेट से है, बलूचिस्तान कभी भी हो सकता है। अब उनको लग रहा है कि सोचो, किसी देश के अंदर ट्रेन हाईजैक हो गई, पूरी दुनिया भर में थू थू हो रही है कि आपसे अपने देश में ट्रेन नहीं संभल रही है, आपके देश का एक बहुत बड़ा प्रांत इतना नाराज है कि आपके देश की ट्रेन पर कब्जा कर लेता है। उनको बलूचिस्तान के मामले को दबाना है, शांत करना है, और शांत करने का तरीका क्या है? कुछ और भड़का दो मामला, उससे लोगों का दिमाग वहां से हट जाता है। तो एक तो गरीबी, ऊपर से बलूचिस्तान, और तीसरा एक शख्स वहां बहुत परेशान है, उसका नाम है असीम मुनीर, वो वहां के सेनाध्यक्ष है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आईएसआई के चीफ बनाए गए थे। आईएसआई का बेसिक काम है भारत को परेशान करना, उसके चीफ थे। फिर इन्होंने कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक कर दी कि उसके बाद इनको पनिशमेंट पोस्टिंग देके बहुत खराब पोस्टिंग में भेज दिया गया। अब जैसे इमरान खान की सत्ता पलटी, नवाज शरीफ के भाई है, तो नवाज शरीफ के निर्देश पे कहते हैं कि उनको पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष रिटायरमेंट से 2 दिन पहले बनाया गया, एक्सटेंशन देके। और इसलिए बनाया गया कि इमरान खान के दुश्मन नंबर 1 है इस समय। इमरान खान और उनके समर्थक इस समय पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए हैं लगातार, बात बात पे राजधानी घेर लेते हैं, और ऐसा लगता है कि राजधानी कब्जे में है इमरान खान के लोगों के। तो इमरान खान फैक्टर को दबाने के लिए सेना का प्रमुख ये व्यक्ति बना है। और इसके मन में एक परेशानी हमेशा से भारत को लेकर, इसने कुछ दिन पहले ऐसी एक स्पीच दी भी थी जिसमें भारत के हिंदुओं को अटैक किया कि हिंदू लोग हमसे अलग हैं, हम एकदम अलग हैं, हम एक हो ही नहीं सकते हैं, इस तरह की बातें की, जो एक हिंट अपने आप में था कि कुछ तो पक रहा है। और इनको यह समझ में आ रहा है कि अगर युद्ध होते रहेंगे तो आर्मी का महत्व रहेगा, युद्ध नहीं होंगे तो आर्मी का महत्व खत्म हो जाएगा। अब ऐसे मामले में सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसी स्थिति में अगर आप होते समाधान करने वाले, सॉल्यूशन करने वाले, तो आप क्या करते? अगर हमने कश्मीर का बाइकआउट कर दिया, टूरिज्म खत्म कर दिया, तो जीत हमारी हुई या उनकी हुई? तो उनकी जीत हो गई। इसका सही समाधान क्या? कश्मीर में जहां जहां टूरिज्म होता है वहां वहां सिक्योरिटी इतनी कायदे से बढ़ाई जाए और टूरिज्म 2.5 करोड़ की जगह बढ़ के 3-4 करोड़ हो जाए, ताकि कश्मीर के जो थोड़े बहुत बच्चे अभी भी दुविधा में हैं, उनकी दुविधा भी स्थायी रूप से खत्म हो। इसलिए कश्मीर का टूरिज्म खत्म करने का मतलब है कि आप उनके शिकार हो गए, आप उनके झांसे में आ गए, आपने वो काम कर दिया जो वो चाह रहे थे। ये नहीं करना है। वो दूसरा क्या चाह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को इनसिक्योरिटी हो जाए, उनको लगे हिंदू ऐसे हैं, हिंदुओं को इनसिक्योरिटी मुसलमानों से हो जाए। जिस मामले में हमारे देश ने एकदम ठीक स्टेप लिया, पिछले 3-4 दिन में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जो चिंता वाली हो, क्योंकि भारत के हिंदू इस बात समझ रहे हैं कि दुश्मनी अपने परिवार के लोगों से नहीं है, दुश्मनी बाहर के लोगों से। जब तक युद्ध टल सकता है, युद्ध को टालना चाहिए, जब टलना संभव ना हो तो करना चाहिए। साहिर साहब ने एक बड़ी अच्छी नज्म लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आज खून और लाशें देगी, कल भूख और एहतियाज देगी, इसलिए ए शरीफ लोगों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, हमारे और आपके घरों में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। ये होना चाहिए दिमाग का स्टैंड। लेकिन आत्मसम्मान, आत्मरक्षा बहुत जरूरी मसले हैं, और जब ऐसी नौबत आ जाए कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब युद्ध करना जरूरी होता है। लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसी नौबत आ गई है। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को अब फिर शीशे में ढाला जाए। तो बिगड़ैल पड़ोसी को ढालना पड़े, ढाल देना चाहिए, लेकिन मिसप्लेस्ड एरोगेंस से बचना है। गुस्सा उस पे करना है जिस पे करना चाहिए, उसका नाम लेके किसी और पे नहीं करना है। एक समझदार नागरिक होने की ये बुनियादी जिम्मेदारी है। जब तक बातचीत से मामला बना। और अच्छा युद्ध बंदूकों से नहीं होता है, मनोविज्ञान के स्तर पे होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके होता है, जो हमने कर लिया है पहले ही। अगर चीन और बांग्लादेश को भी कमेंट करना पड़ ही गया फाइनली, इसका मतलब है कि नैतिक दबाव हमने दुनिया भर में बना दिया है। युद्ध होता है आर्थिक स्तर पर। कमर तोड़ने का तरीका बंदूक नहीं होता है, कमर तोड़ने का तरीका इकोनॉमी को हिलाना होता है, जो हमने पहले स्टेप्स ले लिए। इन सब से बात ना बने तो अंत में होता है कि बंदूक उठाओ और काम शुरू करो। लेकिन वो बहुत बात की बात है, और उसके लिए पागलपन तो एकदम ठीक नहीं। क्या मैं आपको समझा पाया?